गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अपवर्तन के नियम पढ़ लिए थे। अपवर्तन की घटना पढ़ ली थी। अपवर्तन किसे कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे अपवर्तन की घटना के उदाहरण कि अपवर्तन की घटना हम किस प्रकार से अपने दैनिक जीवन में देख सकते हैं। इसका सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो है पानी में डूबी हुई छड़ का मुड़ा हुआ दिखाई देना। पानी में अगर कोई छड़ अपन डालते हैं, उसके अंदर डुबाते हैं, तो वो हमें मुड़ी हुई नजर क्यों आती है। मुड़ी हुई नजर आती है, उसका कारण क्या होता है, अपवर्तन होता है। और वो हमें क्यों मुड़ी हुई नजर आती है उसको अपन देखेंगे। अब पानी में डूबना किसी भी छड़ का, तो प्रकाश की किरण जो है वो एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में, अर्थात जब जल से वायु में आती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है प्रकाश की किरण। ये अपन ने पढ़ा था ना। तो वही घटना अपन यहाँ देखेंगे। तो हमने यहाँ पर एक पात्र लिया, हमने यहाँ पर एक पात्र ले रखा है और इस पात्र में हमने जल भर रखा है। और इसमें हमने एक छड़ को डाला, ये छड़ हमने इसमें डाली। आप पेंसिल से एकदम सीधी रेखा बनाओगे। ये छड़ हमने इस जल के अंदर डाल रखी है, तो ये क्या होगा कि ये छड़ हमें यहां से मुड़ी भी नजर आएगी। ये छड़ हमें यहां से, जहां से जल स्पर्श होता है, जल जितनी दूर पर है वहां से हमें वो मुड़ी नजर आना स्टार्ट हो जाती है, शुरू हो जाती है, क्योंकि अपवर्तन की घटना माध्यम बदलने पर ही होती है। तो यहां देखिए कैसे हमें ये छड़ मुड़ी हुई नजर आएगी। यहां से अपन देख रहे हैं बाहर से, यहां से निकलने वाली जो प्रकाश की किरण है वो जल के अंदर तो एक सीधी रेखा में गमन करेगी, ये सीधी रेखा में जा रही है। यहां से अपन ले ले, दो किरणें निकल रही है, ये दो किरणें प्रकाश किरणें निकल रही है, एकदम सीधी तो अपन नहीं लेंगे। एक अपन प्रकाश किरण इधर ले लेते हैं और दूसरी हम ले लेंगे इधर। ठीक है, हमने दो प्रकाश किरणें ली जो जल से कहां जा रही है, वायु में जा रही है, जल से वायु में गमन करती है। तो यहाँ इसका अभिलंब है। अभिलंब मैंने आपको बताया था कि अभिलंब हमेशा लंबवत होता है। अभिलंब, लंब मतलब पूरा परपेंडिकुलर। तो ये प्रकाश की किरण जल से वायु में जा रही है, अर्थात सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। तो क्या होगा, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। ठीक है ना। तो अभिलंब से दूर हट जाएगी मतलब ये प्रकाश किरण जो है वो इस प्रकार से गति करेगी। जल के अंदर से यूं आई, जल के अंदर से ऐसे आई और वो मुड़ के इधर से भी जाएगी। ठीक है। इसी प्रकार ये वाली जो प्रकाश किरण है, ये वाली प्रकाश किरण भी यूं गमन करेगी इधर से, और ये भी क्या होगा, मुड़ के ये भी अपने मूल पथ से विचलित हो जाएगी। अब इन दोनों किरणों को अगर अपन पीछे की ओर बढ़ाते हैं, इन दोनों किरणों को अगर अपन पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो हमें यहां मिलती हुई नजर आती है। ये दोनों जो किरणें प्रकाश किरणें, ये दोनों प्रकाश किरणों को हमने पीछे की ओर बढ़ाया और पीछे की ओर बढ़ाने पर ये इस बिंदु पर मिल रही है। तो हम यहां से नेत्र के द्वारा हम देखेंगे
हम ये दोनों किरणें जब हमारी आंखों पर गिरेगी तब हमें क्या आभास होगा, हमें क्या लगेगा कि ये दोनों किरणें कहां से आ रही हैं, यहां से आ रही हैं। जबकि एक्चुअल पोजीशन क्या है, ये दोनों किरणें कहां से आ रही हैं, यहां इस छड़ के इस किनारे से आ रही हैं। अपन ने तो केवल किसी भी छड़ का एक केवल बिंदु लिया, एक सिरा लिया है, और प्रत्येक छड़ के प्रत्येक बिंदु से ये किरणें निकलकर और जल से वायुमंडल में जाती है, वायु में जाती है, और सभी किरणें मुड़ती हैं, और सभी किरणें मुड़कर इनको जब अपन पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ये किसी बिंदु पर मिलेंगी जहां पर हमें उसका आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ये बात मैंने आपको जब प्रतिबिंब हमने बनाए थे, प्रतिबिंब की हमने रचना की थी, तब भी मैंने आपको बताया था कि जब किरणें परावर्तन के पश्चात अपने आप नहीं मिलती, उनको अगर मिलाया जाता है तब आभासी प्रतिबिंब बनता है। ये बात मैं आपको बता चुकी। तो परावर्तन के बाद में देखिए ये दोनों किरणें जा रही हैं। अब दोनों किरणें कैसे जा रही है, देखो ऐसे जा रही हैं, जा रही है ना ऐसे, तो ये कहीं आगे मिलने के चांस है क्या, नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे, प्रतिबिंब तो हमें बनाना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, इन किरणों को पीछे की ओर डॉट 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 बिंदु के द्वारा हम इसको मिलाएंगे, तो मिलाएंगे तो यहां नजर आएंगे। तो हमें क्या लगेगा कि ये वाला जो सिरा है वो कहां है, इस बिंदु पर है, ठीक है। और हमें ये छड़ जो है यहीं से मुड़ना स्टार्ट हो जाएगी, यहां से ये वाली छड़ जो है वो ये मुड़ी हुई नजर आएगी ऐसे। तो ये वाली जो छड़ है ए बी जो छड़ है वो हमें ए डैश पर नजर आएगी, ये वाला सिरा हमें यहां नजर आएगा, ठीक है। तो किसी भी छड़ के अंदर वाले सिरे से, जो जल के अंदर डूबी हुई है, उस अंदर वाले सिरे से निकलने वाले प्रकाश किरण जब वायु से, जल से वायु में प्रवेश करती है तो वह विलंब से दूर हट जाती है, जिन्हें पीछे की ओर बढ़ाने पर ये बिंदु ए डैश पर मिलती है। अतः हमें छड़ मुड़ी हुई नजर आती है। तो आपको ये लिखना है इसके अंदर। तो इसकी जो थ्योरी है वो मैं आपको लिख देती हूँ यहाँ। बिंदु ए से आने वाली प्रकाश किरण जल से वायु में प्रवेश करती है तो अविलंब से दूर हट जाती है, जिन्हें पीछे की ओर बढ़ाने पर ये बिंदु ए डैश पर, बिंदु ए डैश पर मिलती है। अतः बिंदु ए हमें ए डैश पर नजर आता है। इस प्रकार जल में डूबी हुई छड़
मुड़ी हुई दिखाई देती है। ये इसका कारण हो जाएगा। तो यहां पर छड़ की जगह आप सिक्का लेकर भी यही भाषा लिखोगे। डायग्राम क्या बना दोगे आप? दूसरा पॉइंट, जल में डाला हुआ सिक्का पैंदे से ऊपर नजर आता है। ये भी एक कारण है। तो यहां पर देखिए सेम डायग्राम बनाएंगे अपन, केवल पैंदे में हमें यहां सिक्का बनाना है। तो मैं यहां बना देती हूँ ये डायग्राम। ये हमने ग्लास लिया, यहां पर आपके पास सिक्का है, ठीक है। इस सिक्के को आप यहां बना लो, ठीक है। ये हमने सिक्का लिया और यहां तक अपन ने पानी भर रखा है, हमने इसमें पानी डाल रखा है। अब इस सिक्के से आने वाली प्रकाश किरण अविलंब से दूर हट जाएगी। और एक किरण, हम दो किरणें क्यों बनाते हैं? जिससे हम उनको पीछे की ओर बढ़ाएं तो वो एक जगह पर मिल जाए, इसलिए अपन दो किरणें बनाते हैं। एक यहां से एक प्रकाश किरण और जा रही है, वो भी क्या होगी? अविलंब से दूर हट जाएगी, अपने मूल पथ से देखो विचलित है, मुड़ी भी है दोनों किरणें। जो अंदर से जो किरणें आ रही है वही पथ उन्होंने बाहर नहीं लिया, वही रास्ता नहीं है, थोड़ी मुड़ गई ना। तो यहाँ इन मुड़ी हुई किरणों को अगर अपन पीछे की ओर बढ़ाएं, इसको पीछे बढ़ा दिया, इसको भी पीछे बढ़ा दिया, ठीक है। तो हमें सिक्का यहाँ नजर आएगा, हमें ये सिक्का यहाँ दिखेगा। जहां इन दोनों किरणों को पीछे बढ़ाने पर जहां भी ये मिलेंगी, उस मिले हुए बिंदु पर हमें सिक्का नजर आएगा। और हमारा नेत्र कहाँ है? यहाँ। हम यहां से इसको देखेंगे तो हमें ऐसे लगेगा जैसे सिक्का यहाँ है। तो उसकी ओरिजिनल पोजीशन तो कहाँ है? ए पर, और आभासी ए डैश पर, ये ए डैश, ठीक है। तो छड़ की जगह आप क्या लिख दोगे? सिक्का लिख दोगे। बाकी सेम भाषा आपको लिखनी है। समझ में आ गया सबके? तो जल में छड़ का मुड़ा हुआ दिखाई देना, सिक्के का पैंदे से ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, ये दोनों किसके उदाहरण हैं? अपवर्तन की घटना के उदाहरण होते हैं। अब एक तीसरा जो उदाहरण है वो है कांच की पट्टिका का। कांच की पट्टिका में किस प्रकार से अपवर्तन होता है उसको अपन पढ़ेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है। कांच की पट्टिका या कांच की सिल्ली? नंबर 3, कांच की पट्टिका, इसको कांच की सिल्ली भी कहते हैं। कांच की पट्टिका से अपवर्तन। अब कांच की पट्टिका क्या होती है? कांच की पट्टिका आप देखो ये ले सकते हो, जैसे ये मान लो, ठीक है ना। ये मान लो कांच का बना हुआ, पूरा कांच का बना हुआ हो तो पारदर्शी होगा कि नहीं होगा? आर पार हमें दिखेगा, ठीक है। जैसे मान लो मोबाइल है आपका, मोबाइल है ना, उसको थोड़ा सा मोटा हो तो उसके साइज की कांच की सिल्ली होती है पूरी। जैसे बर्फ की सिल्ली आपने देखी होगी ना, बर्फ की सिल्ली देखी ना, उसका छोटा रूप, वो मान लो आप कांच की सिल्ली, जिसमें अपन आर पार देख सकते हैं। बर्फ में तो आर पार नहीं देख सकते, लेकिन कांच की पट्टिका में हम आर पार देख सकते हैं। तो वो कांच की पट्टिका हम क्या करेंगे? इसको बनाएंगे कैसे? डायग्राम को
इसको बनाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बच्चे बहुत गलतियां करते हैं। छोटा सा एकदम सिंपल डायग्राम है और ये आपके 12th क्लास में भी है, 12वीं क्लास में यह आपके प्रैक्टिकल है, ठीक है ना। और 12वीं क्लास के बच्चे इसको गलत बनाते हैं, गलत ढंग से बनाते हैं, जबकि बिल्कुल आसान डायग्राम है। आप मैं जब बोर्ड पे बनाऊंगी तो आपको लगेगा कि एक आयत ही तो बना हुआ है, आयत ही बनाऊंगी यहाँ पे मैं, लेकिन वो भी बच्चे गलत बनाते हैं। वो जो किरण चित्र बनाते हैं वो गलत बनाते हैं। तो उसको आप विशेष रूप से ध्यान से देखें। आप ये ऐसा एक आयत बनाओगे, एक निश्चित नाप आप ले सकते हो, ठीक है। 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर ले सकते हो आप। बहुत ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा चौड़ा नहीं होना चाहिए, लगभग इसी साइज का आपको लेना है, ठीक है। और ये आपने 5 सेंटीमीटर ले लिया और ये आपने कितना लिया, 3 सेंटीमीटर ले लिया, तो ये आयत बन गया। इस आयत को बनाने के बाद में आप इसका मध्य बिंदु देखो, 2.5 पर होगा ना मध्य बिंदु। उस मध्य बिंदु से इधर लगभग यहां से 2 सेंटीमीटर दूरी पर, इस किनारे से कितना, 2 सेंटीमीटर दूरी पर आप चांदा रखोगे। बिना चांदे के नहीं बनाओगे इसको, क्योंकि बिना चांदे की ये डायग्राम नहीं बन पाएगा, ठीक है ना। आप चांदा लोगे और चांदे को कैसे रखोगे मैं आपको बता दूं। चांदे को आपको ऐसे रखना है और कितने डिग्री का कोण बनाओगे, 90 डिग्री का बना लोगे। 90 डिग्री का कोण बना के और आपको यहां पर एक लंब बनाना है, अभिलंब। ये आपने अभिलंब बना दिया। और उस अभिलंब में आपको ये वाली लाइन तो पूरी बनानी है और नीचे वाली जो अंदर बनाते हो कांच की सिल्ली के अंदर, वो आपको डॉट डॉट के द्वारा बनानी है। इतनी बात समझ में आ गई। चांदे को कैसे रखा वो देख लिया आपने। आपको 90 डिग्री का कोण बनाकर आपको सीधा अभिलंब बनाना है। अब आप यहाँ पर चांदा रखोगे ऐसे, इस बिंदु पर चांदा रखना है आपको। और कैसे रखोगे चांदे को, ऐसे। मैं आपको सही स्थिति बताऊं, बच्चों को एंगल बनाने नहीं आते, ठीक है ना। कई बच्चे एंगल गलत बना देते हैं, उनको कहते हैं 30 डिग्री का बनाओ, बना देते हैं वो 60 डिग्री का बना देते हैं। तो ये आप विशेष रूप से ध्यान रखो। यहाँ पर आपको चांदे को ऐसे रखना है, रख दिया। यहाँ से आप एंगल गिनना शुरू करोगे, 0 डिग्री, 10, 20, 30, इस प्रकार से यहाँ एक निश्चित कोण बना लोगे। 35 डिग्री का बना लेना या आप 40 डिग्री का बना लेना, ठीक है। तो यहाँ आपने कितने डिग्री का कोण बना लिया, ये आपने कोण बना दिया ऐसे, 30 डिग्री का, 35 डिग्री का या 40 डिग्री का, कोई भी आप एक कोण बना लेना। बना लिया और कोण बना के आपने ये रेखा बना दी ऐसे, ठीक है। और यहां पर आप ये लिख दोगे थीटा। थीटा का मतलब 30 डिग्री, 40 डिग्री, जितना भी आपने बनाया है वो लिख दोगे आप। और यहाँ ये आ जाएगा n और इस पे आप लिख दोगे n डैश, लिख दिया। यहाँ पर आपने 30 डिग्री का कोण बना दिया और आपने रेखा भी बना दी। ये जो किरण है इसको नाम दे दो आप P और Q। ये जो किरण आपने बनाई इसका नाम दे दो आप PQ, ठीक है। और ये किरण, इसका नाम क्या है, आपतित किरण। इसका नाम क्या है, आपतित किरण। अब इसको आप स्केल से डॉट डॉट के द्वारा एकदम सीधा बना दो, आगे तक बना दो इसको। आपने इसको आगे तक बना दिया, ठीक है, एकदम स्ट्रेट डॉट डॉट लाइन के द्वारा। अब इस रेखा को आप कांच की पट्टिका के जब इधर से देखोगे, कांच की पट्टिका, ये आप जब भी आपको स्कूल में आने का, आपको जब भी आप आओगे अपन स्कूल में आमने सामने जब भी मिलेंगे, मैं आपको ये प्रैक्टिकल करके दिखा दूंगी। बहुत ही इजी और बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल है ये। इस कांच की पट्टिका पे आप यहाँ पर 2 ऑल पिन लगाओगे, ठीक है ना। 2 ऑल पिन ऊर्ध्वाधर खड़ी हो जाएगी, ठीक है। और अपन यहाँ से दूसरी तरफ से, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, ये इसको अपन ने बना लिया, कॉपी पे बना लिया। यहाँ पर अपन ने अभिलंब बना लिया, यहाँ पर अपन ने कोण बना लिया और हमने ऑल पिन लगा दी। अब अपन इधर से देखेंगे इसको,
इस तरफ से, ठीक है ना। तो हमें इसके अंदर से ये दोनों ऑलपिन दिखाई देंगी, क्योंकि आर पार पारदर्शी है ये, तो ये ऑलपिन हमें दिखेंगी। तो क्या करेंगे अपन, उन दोनों ऑलपिनों की सीध में, उनके एकदम बराबर में, उनके लाइन में हम 2 ऑलपिन और लगाएंगे, ठीक है। तो हमने 2 ऑलपिन इनको देखते हुए, ठीक है, हमने 2 ऑलपिन और लगा दी। एक ऑलपिन हमने यहाँ लगा दी और दूसरी ऑलपिन हमने यहाँ लगा दिया। अब इन चारों ऑलपिनों को अगर अपन देखेंगे तो हमें एक लाइन में नजर आएंगी, लीनियर नजर आएंगी, और हम इनको ऑलपिन को हटाकर ये छेद हो जाएंगे, इनको अपन यहां से मिला देंगे। मिला दिया। ये जो रेखा है इस रेखा के समांतर होनी चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखना। ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, ठीक है ना। और यहां पर आप वापस वही 90 डिग्री का कोण बना के विलंब बना दोगे। ये विलंब बना गया। ये कोण आप नापोगे तो वही उतने डिग्री का बनेगा जितने डिग्री का आपने ऊपर बनाया, और इसको आप इससे मिला दोगे। तो प्रकाश की किरण वायु से कांच में आई, कांच से वापस वायु में गई, तो यहां क्या है, वायु, यहां क्या है, कांच, और यहां वापस क्या है, वायु। ये माध्यम कौन सा हुआ, विरल। ये कौन सा हुआ, सघन, और ये कौन सा हुआ, विरल। प्रकाश की किरण पहले विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी तो विलंब की ओर झुक जाएगी, और फिर सघन से वापस विरल में जाएगी तो विलंब से दूर हट जाएगी, और जितना ये इधर झुकी उतना ही वापस दूर हट जाएगी। तो ये रेखा ठीक इसके बराबर में, मतलब ये जो रेखा आएगी ये समांतर होगी, मतलब समांतर विस्थापित होती है। इसका मूल पथ तो ये है, लेकिन जब कांच में से जाएगी तब इसका पथ ये हो जाएगा, और ये वाला कोण और ये वाला कोण समान होगा, और ये आपकी किरण हो जाएगी निर्गत किरण, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, और आप इसको कांच की पट्टिका वाले डायग्राम को आप बनाओगे, इसकी थ्योरी जो है वो आपको या तो नोट्स में मिल जाएगी, अन्यथा कल मैं आपको यहाँ पे आपको लिख के इसको बता दूंगी, और कांच की पट्टिका का डायग्राम जो है मैं आपको कल दोबारा समझा दूंगी। लेकिन आपको कुछ समझ में आया, आप इसका चित्र अपनी नोटबुक में बनाओगे, और इसकी थ्योरी जो है वो आप नोट्स में भिजवा रही हूँ, उसमें आप देखकर इसके थ्योरी जो है वो लिखोगे, ठीक है। तो अब अपवर्तन के 3 उदाहरण पढ़ने पड़े, एक उदाहरण और इसका बाकी है जो अपन कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफी है, धन्यवाद।